नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर उठापटक अब भी जारी है। और कल की अगर गिरावट को देखा जाए तो ये करीबन 2 महीने में सबसे ज्यादा गिरावट थी। 3.5% की मुनाफा वसूली, 86 प्लस से लेवल्स हमने यहां पर 83 तक आते हुए देखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, $3.5 की गिरावट यहां पर WTI में भी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर ऑफकोर्स कारोबार को हेज करना। और अब आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही नहीं, 3 मार्च को MCX पर क्रूड मिनी वायदा भी लॉन्च हुआ है। क्या कुछ है इसका रिस्पांस, कैसे हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ये सब और निवेशकों का रुझान क्रूड में कितना है और मिनी में किस तरह का फीडबैक है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कॉमट्रेंड्स रिसर्च के फंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर टीगनान शेखर, पैराडाइम कमोडिटीज के एडवाइजर के कंसल्टेंट बीरेन वकील और MCX की हेड ऑफ एनर्जी रुचि शुक्ला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कच्चे तेल से यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। और रुचि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत शुभकामनाएं भी, और किस तरह से यहाँ पर क्रूड में फीडबैक आता हुआ नजर आया है मिनी में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद मनीषा। इनफैक्ट very happy Women's Day to all the women present here and to all the audience as well. Yes, so MCX ने क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 मार्च को लॉन्च किए थे। हमारे 3 सेशन, आज तीसरा सेशन चल रहा है। बट मार्केट ने इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा है। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो अराउंड हम एवरेज डेली पे 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जो बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेशन हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे स्मॉल कंपनीज, SME MSME कंपनीज भी अच्छा कारोबार कर रहे हैं इसमें। रुचि, किस तरह का पार्टिसिपेशन आप देखती हैं जो फ्यूचर्स के लिए, किन लोगों को फ्यूचर्स में काम करना चाहिए, किन को ऑप्शंस में और किन को मिनी में? ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को या हेजर्स को लगता है कि जो फ्यूचर्स है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहेंगी वो काफ़ी सारे लोग, जैसे आपने कहा SMEs MSMEs यहाँ पर मिनी में आते हुए नजर आएंगे, तो क्या एक कैटेगराइजेशन अब बाजार को यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है? अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा 100 बैरल्स का है। ये 10 बैरल्स का प्रोडक्ट है, तो बहुत ही किफायती प्रोडक्ट है मार्जिन के हिसाब से। तो थोड़ी लागत के साथ इसमें हम रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरी तरफ हमारी SME MSME कंपनीज भी। जनरली देखा जाए, अगर एक छोटी कंपनी, अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का अगर उसका एक्सपोजर है तो उसका कंजम्पशन अराउंड 10 से 20 बैरल्स के बीच में रहता है। तो उसके हिसाब से एक किफायती प्रोडक्ट रहेगा उनके लिए। एक मिनी फ्यूचर्स में वो अपना थोड़े से उसके अनुवेश के साथ वो अपना रिस्क मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो मिक्स पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली कोई भी मार्केट एक मिक्स पार्टिसिपेंट्स के साथ ही चलेगी। तो एक तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर्स भी रहेंगे, दूसरी तरफ हमारे कॉर्पोरेट हेजर्स भी रहेंगे। क्लियरली रुचि, अगर हम एनर्जी को देखें तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन सपोर्ट हमने मार्केट की तरफ से आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो क्रूड है या फिर नेचुरल गैस है। जहां तक हेजिंग की बात है, यहाँ पर कितना और किस तरह का कंपनीज का आप यहाँ पर योगदान आता हुआ देख रही हैं? इसमें हम बहुत अच्छा योगदान समझ रहे हैं, बिकॉज हमने पहले कोविड आया, फिर हमने यूक्रेन वॉर देखा है, तो उसके चलते एनर्जी प्रोडक्ट्स में हमने बहुत सारे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। तो मार्केट के साथ जितना मार्केट को वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद है, दूसरी तरफ कंपनीज के लिए ये मुश्किल समय हो जाता है, बिकॉज उनको अपने जो बजटेड कॉस्ट है उनको अपना कॉस्ट भी कम रखना है, और सारी कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर को प्राइस के थ्रू। तो उसके चलते उनको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है अभी, और इसीलिए हम ये मिनी फ्यूचर्स प्रोडक्ट मार्केट में लाए, और शायद इसीलिए रेगुलेटर ने भी बहुत सपोर्ट किया इस प्रोडक्ट को वापस मार्केट में लाने के लिए, सो दैट हमारी ये जो छोटी कंपनीज है वो इजीली कुछ निवेश के साथ अपना रिस्क मैनेज कर सके। उससे उनका कॉस्ट ऑफ हेजिंग एक तरफ कम रहेगा, और दूसरी तरफ उनका प्रोडक्ट का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जो कि अगर आप देखें तो ऑन एंड अभी 2 से 2.5-3% की डेली एवरेज वॉलेटिलिटी आ रही है प्रोडक्ट में, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका एक तरफ उनको कॉस्ट भी हैंडल करना है, और दूसरी तरफ उनको मार्केट को भी हैंडल करना है, बिकॉज वो सारा प्राइस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते। तो उसके चलते हम सोच रहे हैं कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट दोनों हर तरह के मार्केट के लिए रहेगा, और आगे चलते हम देखेंगे इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे पड़ेंगे। और
एब्सोल्युटली, बाजार ने अच्छे खासे इसको एक्सेप्ट किया है और रीलॉन्च इसीलिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और किफ़ायती है। छोटे इन्वेस्टर्स, हेजर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो इसका यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे रुचि कह रही हैं कि लॉट साइज सिर्फ 10 बैरल ही है और उस लिहाज से हमने यहाँ पर अच्छा फीडबैक भी बाजार में आता हुआ देखा है। रुचि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स के लिए भी। तो क्लियरली एक नया कॉन्ट्रैक्ट, उसको आए हुए को भी यहाँ पर ऑलमोस्ट अब 4-5 दिन हो चुके हैं और हमने अच्छा फीडबैक और पार्टिसिपेशन यहाँ पर बनते हुए देखा भी है। लेकिन बात अब यहाँ पर प्राइसेस की कर लेते हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली जैसे कि हमने आपको बताया बाजार में आती हुई नजर आई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर पिछले 24 घंटे में करीबन 3.5% तक फिसले हैं। कैसे देखते हैं आप जय करंट प्राइसेस? जी मनीषा, गुड इवनिंग। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड एवरीवन एट सीएनबीसी आवाज़। देखिए, जहाँ तक क्रूड की बात है, कल जो पॉवेल का कमेंट आया ऑन इन्फ्लेशन और फर्दर रेट हाइक्स, तो वो एक मार्केट के लिए डेटरेंट है। अक्रॉस द बोर्ड हम लोगों ने सेलिंग देखा, क्रूड उससे अछूता नहीं रहा। जो हालांकि जो ऑलरेडी सप्लाई साइड और इन्वेंट्री को लेके बातें थी वो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन कल के जो कमेंट के बाद यहाँ पे अब उम्मीद लग रहा है कि शायद जो नेक्स्ट रेट हाइक है, मार्केट उसे 25 बेसिस पॉइंट काउंट कर रहा था, शायद वो 50 बेसिस पॉइंट हो, जिसके कारण यहाँ पे क्रूड में आगे दबाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबल रिसेशन की बातें अब और ज्यादा पुख्ता होती जा रही हैं, तो आई थिंक प्रेशर जरूर रहेगा प्राइसेस में। आज थोड़ा सा अगर बाउंस देखने को मिले तो प्योरली ऑन टेक्निकल लेवल्स पे वो बाउंस होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 6000 या उसके नीचे का भी यहाँ पे अब वे ओपन नजर आ रहा है। तो प्राइसेस मुझे लगता है 64-64.50 के ऊपर टिकना थोड़ा सा टफ है, अनलेस यहाँ पे कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज निकल के आए या फिर यहाँ चाइना की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पे डिमांड बूस्ट मिले, उनके डेटा पॉइंट्स उस तरह से निकल के आए। अदरवाइज 6400 से 5900 का मुझे दायरा समझ में आ रहा है। आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। कोई अगर लॉन्ग करना चाहता है तो आई थिंक वेट करना चाहिए 6000 के आसपास के लेवल का। ऑलराइट, तो यानी कि यहाँ से भी 200-300 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? पॉवेल टेस्टिमनी जो आई वो भी हॉकिश थी, डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है। चीन की तरफ से जीडीपी जो फोरकास्ट है इस साल की वो ऑन द लोअर साइड है। चीन का ट्रेड डेटा भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं आया, तो जो सारे रीजंस थे बाजार को चढ़ने के लिए वो सब हमने टर्न अराउंड होते हुए देखे हैं। यहाँ से सिर्फ अगर एनर्जी की ही बात शुरू करें, आपको क्या लगता है? जो लास्ट मीटिंग थी फरवरी की, उसमें जो गोयल साहब का एंड था क्लियरली डोविश था और कल काफी हॉकिश था। तो ये जो डबल स्टॉक या रैंडमनेस है उसको डील करना पहले तो सीख लेना पड़ेगा। दूसरा, अभी सेरावीक चल रहा है अमेरिका में, जो एनर्जी मार्केट की काफी अहम इवेंट होती है। वहाँ अलास्का को ऑनशोर ड्रिलिंग के लिए खोला जाए या नहीं खोला जाए, उस पे बाइडेन गवर्नमेंट कॉल लेगी शायद, ऐसा मानना है। तो ये दो काफी अहम डेवलपमेंट्स है। अब फ्राइडे का नॉन फार्म पेरोल काफी अहम बन जाएगा कि वो नंबर स्ट्रॉन्ग आता है या नहीं। बट डिमांड रिकवरी चाइना की अगर देखे तो फ्रेजाइल है, अनइवन है, बट यहाँ ऑपरेटिव वर्ड है वो रिकवरी है। मींस जैसी भी हो रिकवरी तो है। तो मैं कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि थोड़े बहुत यहाँ पर गैप्स हैं जो बाजार शायद फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन एग्जैक्टली यही सारे फंडामेंटल्स हैं जय जो मेटल्स को भी यहाँ पर चौपी बनाए हुए हैं। कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी, एक नीजक रिएक्शन हमने नीचे की तरफ आता हुआ देखा, लेकिन निचले स्तरों पे कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग भी निकल के आई है आज। जी मनीषा, देखिए लास्ट वीक आपके शो पे ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कॉपर की हम लोग बात कर रहे थे, तो अराउंड 745-750 तक का चांसेस नजर आ रहे थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन करंट लेवल पे भी मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना ही चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मैक्रोज चेंज हो रहे हैं, जैसा अभी बीरेन जी ने भी बताया कि पेरोल डेटा बहुत कुछ उस पर निर्भर रहेगा। बट जो जिस तरह की कमेंट्री है, जिस हिसाब से यहाँ हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं फेडरल रिजर्व कि इन स्पाइट ऑफ इतने सारे रेट हाइक अभी भी वो कूलिंग ऑफ इफेक्ट लाने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा स्टैंस बिगड़ता है आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल साइड पे। तो और मुझे लगता है गुंजाइश है प्राइसेस को नीचे आने का। आई थिंक 725-730 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पॉसिबल है, अनलेस यहाँ पे पेरोल डेटा में कुछ बहुत सरप्राइज निकल के आए और कुछ उम्मीदें बने।
जहाँ तक चाइना रिकवरी की भी बात है, वहाँ पे भी चीजें बहुत ज्यादा आप उसको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि 1-2 साल के क्लोजिंग के बाद एक लोअर बेस पे अगर वो कोई नंबर्स डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वो कितना रियलिटी है ये भी देखना जरूरी है। दूसरी तरफ एक होप यही है कि यहाँ पे जो बाइडेन ने जो कुछ पॉलिसीज लाए हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, या फिर वो यहाँ पे फिर से मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट देना चाह रहे हैं यूएस के अंदर, तो वहां अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है तो कॉपर या बाकी बेस मेटल प्राइसेस के लिए थोड़ा सा उम्मीद रहेगा। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लाइक सिनेरियो है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। एक सिल्वर लाइनिंग हो सकता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से अब डॉलर इंडेक्स पे फिर से मजबूती की उम्मीद की जा रही है, रुपया में वीकनेस देखने को मिल सकता है, जिसके कारण प्राइसेस में थोड़ा सा सपोर्ट मिले एमसीएक्स प्राइसेस में, एटलीस्ट बेस मेटल के लिए। बट ब्रॉडली अगर रेंज की बात करें तो आई थिंक 725 से लेके 780 का रेंज रहेगा करेंटली। अगर बाई साइड में एंटर करना है, मुझे लगता है थोड़ा 2-3% करेक्शन का वेट करना चाहिए। ऑल राइट, तो ओवरऑल मेटल्स में भी 2 से 3% की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और बीरेन जी, बाय द वे, नॉन फेरस मेटल्स में यहाँ पर मुनाफा वसूली हमने हर टिक पे थोड़ी थोड़ी आती हुई देखी है, लेकिन जहां तक आयरन ओर और स्टील की बात है, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिला, लेकिन जितना नॉन फेरस में आया उतना फेरस में देखने को नहीं मिला। यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिख रहा है मुझे, स्पेशली चाइनीज आयरन ओर या हॉट एचआरसी कॉइल बोले तो वहाँ रिकवरी अच्छी है, 30-35% अप है फ्रॉम द अक्टूबर नवंबर लो, और वॉल्यूम भी काफी अच्छे है। इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि अनइवन और फ्रेजाइल रिकवरी है, बट रिकवरी तो है। थोड़ी कुछ यहाँ पेंट अप डिमांड भी है, और एक पॉजिटिव साइड मुझे ये भी लगा है कि गवर्नमेंट स्टिमुलस देने से थोड़ी रिलक्टेंट है, और ग्रोथ टारगेट भी काफी कंजर्वेटिव आया, तो दे ऑप्टेड फॉर शॉर्ट टर्म पेन रादर देन लॉन्ग टर्म पेन, तो ये भी मुझे थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। जनरली समर टाइम में थोड़ा मार्केट में डोल्ड्रम रहता है। सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा है कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज क्लियरली शिफ्टेड टू द अपसाइड। ओके, एंड क्लियरली जहां तक स्टील की बात है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट स्पेशली हमने एशियन कंट्रीज में इंडिया में आते हुए देखा है, उसका भी फायदा इंडियन एनसीडीएक्स स्टील प्राइसेस को डेफिनेटली देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने चांदी की, साथ ही यहाँ पर स्ट्रैटेजीज लेंगे कि किस तरह से एग्री यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली सोने चांदी में भी देखने को मिली है। $20 चांदी यहाँ पर टूटती हुई नजर आई है। तो चांदी पर ही बीरेन जी पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या क्यूज है यहाँ? यहाँ मार्केट काफी दबाव में है, स्पेशली 20.88 का सपोर्ट जो काफी अहम था, वो ब्रेक होने के बाद अब शायद हम इसमें 1988 और उसके बाद शायद 1944 तक देखेंगे। डोमेस्टिक काउंटर में यहाँ से करीबन 1500-1700 रुपए का डाउनफॉल और अभी देखने को मिल सकता है। यानी 60,000 के आसपास के स्तर यहाँ पर चांदी छुएगी, और 55 का लेवल जो जय हमने यहाँ पर चार्ट्स पे टूटता हुआ देखा है, कितना डैमेजिंग वो है प्राइसेस के लिए? जी मनीषा, देखिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे जो सेंटीमेंट है उसको तो डैम्पन जरूर किया है ये करेक्शन ने। यहाँ पे मुझे लगता है अभी समय लगेगा यहाँ पे फिर से 70,000 सिल्वर और न्यू हाइज बनते हुए गोल्ड में। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखें तो लोअर साइड में यहाँ पे आई थिंक 54,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। वहीं सिल्वर में पॉसिबिलिटी है कि 59,500 से 60,000 का लेवल देखने को मिले। आई थिंक किसी को अगर मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फिर से एक मौका चाहिए सिल्वर पिक करने का, तो आई थिंक सब 60,000 लेवल से एक बेहतरीन मौका है। जिस हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर बिजनेसेस या फ्यूचर ग्रोथ को लेके, यहाँ पे सिल्वर एज एन इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल एज यहाँ पे बुलियन कंपोनेंट को ऐड करें जो अनसर्टेनिटी आएगी आने वाले दिनों में, दोनों के लिए एक अच्छा हेज क्रिएट करेगा। तो आई थिंक दोनों में मैं अगर प्रेफर करना हो मुझे, तो मैं सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करूंगा।
लेकिन अगेन जिन्होंने 70,000 लेवल आ गया और उन्हें लगा होगा कि वो रैली मिस कर गए हैं, उनके लिए मौका है यहाँ पे 60,000 या उसके नीचे आए तो फिर से यहाँ पे रीइनिशिएट करने का एंट्री। आई थिंक अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें, मे बी टिल अक्टूबर नवंबर ऑफ 2023, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फिर से अराउंड 70,000 प्लस लेवल देखने को मिले। ऑलराइट, तो नियर टर्म प्रेशर यहाँ पर जारी रह सकता है और डिप्स का यहाँ पर इंतजार करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी खरीदें। लेकिन जैसे कहा गया कि अभी मार्च की जो यूएस फेड मीटिंग है और जो फ्राइडे का यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, ये दो चीज़ें आपको बताएंगी कि आगे जाके एक नियर टर्म डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो सकती है, काफ़ी कमोडिटीज़ की इंक्लूडिंग दूसरे एसेट क्लासेस की भी। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी और जय, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।